आप देख रहे हैं हेडलाइन 74 चुनाव महामुकाबला में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है। 1991 से पहले तक उत्तर प्रदेश में सत्ता की धुरी में कांग्रेस और जनता दल ही रहे। 1991 में मुलायम सिंह यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने थे और तब वो जनता दल के ही सदस्य थे। बाद में उन्होंने अलग समाजवादी पार्टी बनाई। राज्य में राजनीतिक स्थिरता न होने के चलते और हिंदुत्व के मुद्दे के जोर पकड़ने के कारण 24 जून 1991 को कल्याण सिंह पहली बार सीएम बने और भाजपा पहली बार राज्य में सत्ता में आई, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रही। कल्याण सिंह 1 साल 165 दिन ही मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद कांड हुआ और उसी दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। 1 साल बाद तक राज्य के हालात के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इसके बाद 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख के तौर पर। मुलायम सिंह भी सीएम का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 1.5 साल में ही बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने तख्ता पलट दिया। लेकिन खुद मायावती भी 4.5 महीने से ज्यादा सत्ता में नहीं रह सकी और एक बार फिर राज्य में 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। मतलब एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से दूर रही है। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने के बाद से और खासकर उनकी आक्रामक शैली और तूफानी दौरों से कार्यकर्ताओं और संगठन में एक नई जान जरूर पड़ी है। चाहे वो किसानों के मुद्दे पर लखीमपुर खीरी जाते हुए हिरासत में लिए जाना हो, या अपोजिशन को घेरना हो, या लखनऊ के दलित बस्ती के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना हो, हर जगह उन्होंने अपनी मौजूदगी जोरदार तरीके से दर्ज कराई है। रूबरू में अपने नेता से प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के लखनऊ पूर्व से उम्मीदवार मनोज तिवारी। आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से मनोज तिवारी, जो कि लखनऊ पूर्व से सीट के उम्मीदवार हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। लखनऊ पूर्व से आपकी उम्मीदवारी है, ठीक है, तो या आपका मुकाबला किससे है, अनुराग भदौरिया से या फिर आशुतोष टंडन से? मैम, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। उसका सबसे मेन पॉइंट है कि जो भाजपा के वर्तमान विधायक हैं, वो भाजपा के नाम पे जब से जीते हैं तब से उन्होंने कभी क्षेत्र में किसी वार्ड में, किसी गली में, किसी लोगों से नहीं मिले हैं। लखनऊ पूर्व की जो जनता है अपने विधायक से बहुत नाराज है और जब हम कन्वेंसिंग के लिए जाते हैं, लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, वोट मांगते हैं, तो हमसे कहते हैं कि हाँ, बदलाव की जरूरत है। तो भाजपा तो इस चुनाव में बाहर हो चुकी है। रही बात सपा के अनुराग भदौरिया की, तो हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। हम डिबेट वगैरह देखते हैं, बहुत अनफुल तरीके से वो डिबेट भी करते हैं। थोड़ा सा उनके अंदर गंभीरता नहीं है डिबेट के समय, और लोग ये बताते हैं कि वो एसी कल्चर के आदमी हैं, उनके बोलचाल भी बहुत खराब है। तो मैम, हमें तो नहीं लगता है कि हमारा किसी से मुकाबला है। बाकी लखनऊ पूर्व की जो जनता तय करे। कांग्रेस के मुद्दे क्या है, आपके मुद्दे क्या? कांग्रेस का मुद्दा सबसे बड़ा है कि कांग्रेस का जो मतलबी है, कांग्रेस का जो मतलब है हम सब, और हमारा संविधान भी कहता है कि हम सब, और मोदी जी कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। तो हिंदुस्तान की जितनी भी आबादी है जो संविधान के थ्रू हम सब में आती है, क्या हिंदुस्तान की पूरी आबादी को मुक्त करने के बाद वो कांग्रेस को मुक्त कर पाएंगे? कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस एक हम सब, एक हम भावना लेके चलती है। हर जाति, हर विशेष, हर धर्म को मानने वाली कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। कांग्रेस का दूसरा मुद्दा ये है कि जो समाज में बंटवारे की राजनीति चल रही है, कुछ विशेष पार्टियों द्वारा लोगों को बांटने का काम हो रहा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उससे इस देश को छुटकारा दिलाया जाए। कांग्रेस का तीसरा मैनिफेस्टो ये है कि जो बेरोजगारों से पैसा लेके फॉर्म भरवाया जा रहा है, फिर पर्चा लीक हो जा रहा है, फिर उनसे लाठियां चाली जा रही है, तो प्रियंका गांधी ने
अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम 20 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा काम किया है तो उन्होंने किया है कि पूरे हिंदुस्तान की जो आबादी है उसमें महिलाओं की जो आबादी है, भागीदारी है उसको 50% करने का काम किया है। और ये बीजेपी जो है ये हिंदुओं के नाम पे ढोंगी है, पार्टी है। शायद बीजेपी ये भूल चुकी है कि जो हमारे आराध्य हैं शिव शंकर, उन्होंने अपने ही स्वरूप में अर्धनारीश्वर का एक बार रूप दिखाया है जिसमें शिव और पार्वती मिक्स है। प्रियंका जी उसी मैथोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हिंदुस्तान में हर पुरुष हर महिला बराबर है। पिछली बार समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन था लेकिन हार गए थे। इस बार किसके साथ गठबंधन है और जीत की रणनीति क्या है? हमारे गठबंधन किसी से नहीं है, हम तो पूरी सीटों पर लड़ रहे हैं और जीत की गारंटी ये है कि 7 साल में जनता ये देख चुकी है कि ये सरकार बहुत झूठ बोलती है, बहुत फेंकती है, कोई काम नहीं करती है। सरकार कांग्रेस की योजनाओं का ही लोकार्पण करके अपने को बताती है। तो जनता धीरे धीरे मूड बना रही है कि हम कांग्रेस को फिर से भीतर लाएंगे। ये 2022 जो है हमारी पूरी मजबूती के साथ लड़ने की इच्छा है और जनता 2024 में हमको लाने के लिए तैयार है। अच्छा, एक जमाना था जब मुसलमान कांग्रेस पार्टी को काफी पसंद किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके मुसलमान कांग्रेस से छिटकने लगे, इसकी वजह क्या है? अब बाबरी मस्जिद को लेके जिस तरह से मुसलमानों में ये भ्रांति फैलाई गई कि नरसिंहा राव और राजीव गांधी के गलती की वजह से ये काम हुआ है, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है इस बात को मुसलमान भी जानता है, हिंदू भी जानता है और सब लोग जानते हैं। लेकिन अब चूंकि एक भ्रांति फैल गई, हम आपस में जो एक थे उनके बीच में खाई डालने का काम किया है। लेकिन अब मुसलमान भी समझने लगा है, हिंदू भी समझने लगा है कि हम लोग को बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पे जो बांटने का काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आप अभी देखिए कि एक फेज का चुनाव हुआ है पश्चिम में, आपको कहीं भी उस चुनाव में फर्स्ट फेज में राम मंदिर नहीं दिखा होगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से हिंदू मुस्लिम कर दें, लेकिन हमें नहीं लगता है कि 2022 के यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर पाएंगे। तो जो 2 फेज का चुनाव हुआ है इसमें आपको कांग्रेस कहीं दिखाई दे रही है कि कांग्रेस कितने परसेंट तक? कांग्रेस अच्छा लड़ी है, 10 सीट हमें इस फेज में मिलेगी और हमारा ये टारगेट है कि कम से कम हम सरकार ना बना पाए, इतना जरूर करें कि हमारे बिना कोई सरकार ना बना पाए। अच्छा, आपके बगैर कोई सरकार ना बन पाए, ये आप कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक आपका सवाल है कि कांग्रेस जो है वो मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं कर पाती। किस तरह से नहीं कर पाती हम आपको बताते हैं। जैसे कि अभी ऋषि श्रीवास्तव, आपने देखा होगा, जिन्होंने 23,000 करोड़ का गबन किया है, बहुत बड़ा घोटाला किया है, बैंक घोटाला, लेकिन आप वो मुद्दा उठा नहीं पाए, मजबूती के साथ नहीं उठा पाए। एक महात्मा है योगी जो कि अदृश्य है, स्टॉक एक्सचेंज चला रहे हैं, आप वो मुद्दा पे नहीं उठा पाए। रूस और यूक्रेन आप देख रहे होंगे युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वहां पे जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उन्हें निकालने में सरकार अभी तक नाकामयाब है। पेरेंट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही। लेकिन कांग्रेस इतने बड़े बड़े मुद्दों को उठा नहीं पा रही है, कमी क्या है? हम सोचते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये सच है कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं मजबूत होगा तो सरकार निरंकुश हो जाएगा। और हम जब यानी स्वेच्छा से जीत के गए थे तो उस समय हम लोग अपने मुद्दों के लिए विधानसभा घेर लेते थे, विधानसभा के अंदर चले जाते थे, लाठी चार्ज होती थी। अच्छा, ये बताइए कि 70 सालों का जवाब जो आपका हिसाब किताब है वो आप कब तक देते रहेंगे, और परिवारवाद की लड़ाई आप कब तक लड़ते रहेंगे? क्योंकि परिवारवाद तो आपने देखा होगा कि वो तो हर जगह पे है, लेकिन हर पार्टी में भी है। राजनाथ सिंह के लड़के हुए चाहे किसी के भी लड़के हुए। हाँ, आपने ये सही कहा है कि कांग्रेस उस मुद्दों को उठा नहीं पाती है। जो कांग्रेस के लिए मरने जीने वाले लोग हैं उनको फिर से ढूंढना पड़ेगा। हर विधानसभा में 10,000 15,000 जो कांग्रेस के नाम पे वोट मिलता है उनको जगाना होगा, तभी कांग्रेस खड़ी हो पाएगी।
और तभी हम फिर से कांग्रेस का जो पुराना स्वरूप है उसको प्राप्त कर सकते हैं।